हेलो लर्नर्स, टुडे वी विल डिस्कस मल्टीप्लायर। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर, जिसे कि हम गुणक के नाम से जानते हैं। गुणक। अब गुणक क्या है? सबसे पहले जो गुणक का कॉन्सेप्ट है वो आर.एफ. काहन ने 1933 में अपने आर्टिकल द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से सबसे पहले मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया था। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आर.एफ. काहन ने इन 1933 में अपने आर्टिकल द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास क्या है? चेंज इन एम्प्लॉयमेंट डिवाइड बाय चेंज इन इनिशियल एम्प्लॉयमेंट। प्रारंभिक रोजगार में परिवर्तन होने से रोजगार में कितना परिवर्तन होता है, वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर बताया था आर.एफ. काहन ने। अब वो क्या कहते हैं, आर.एफ. काहन क्या कहते थे कि सबसे पहले इनिशियल एम्प्लॉयमेंट होती है। इनिशियल एम्प्लॉयमेंट जो भी कोई काम करता है, कुछ भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, नेसेसिटी एक्टिविटीज़, उनके कारण उन एक्टिविटीज़ के कारण लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती है। इनकम इंक्रीज़ होने से डिमांड करते हैं, डिमांड इंक्रीज़ होने से आउटपुट बढ़ता है। किन वस्तुओं और सेवाओं का आउटपुट बढ़ता है? जो भी गुड्स एंड सेवाओं की वो डिमांड करते हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं का आउटपुट बढ़ता है, और आउटपुट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट में परिवर्तन होता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है या एम्प्लॉयमेंट में जो परिवर्तन होता है उसे एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स इस इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में परिवर्तन होने से कुल रोजगार में जो परिवर्तन होता है, दैट इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जो वर्ड है उसका मतलब होता है गुणक। गुणक मतलब जिस नंबर से हम गुना करते हैं उसे हम गुणक कहते हैं। उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर दिया था आर.एफ. काहन ने। उसके बाद जो जे.एम. केन्स ने अपनी पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936 में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया, निवेश गुणक, जिसे कि हम निवेश गुणक के नाम से जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले निवेश गुणक का कॉन्सेप्ट दिया। निवेश गुणक क्या है कि जब निवेश में परिवर्तन होता है, ये निवेश में वृद्धि होती है, तो उसके कारण आय में वृद्धि होती है मल्टीप्लायर टाइम्स। निवेश में वृद्धि होने के कारण आय में वृद्धि होती है, और वो जितनी वृद्धि होती है, जितने गुना वृद्धि होती है, उसे हम गुणक कहते हैं। निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाली गुना वृद्धि को, जितने गुना वृद्धि होती है, दैट इज़ नोन एज मल्टीप्लायर। इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि जो आय में परिवर्तन क्या होता है? निवेश में परिवर्तन के कई गुना होता है। जो कई गुना, तो ये क्या है, जो के है यहाँ पर, वो मल्टीप्लायर है कि जितने गुना परिवर्तन होता है, दैट इज़ नोन एज मल्टीप्लायर। उसे हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो के यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर या गुणक इसे हम बोलते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से बताऊंगी कि गुणक क्या है। कि निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले आय में जितना परिवर्तन होता है, जितने गुना परिवर्तन होता है, उसे गुणक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और हमारी जो आय में वृद्धि है वो 300 करोड़ की होती है। 100 करोड़ का निवेश करने से आय में वृद्धि 300 करोड़ की होती है। तो वो जो तीन गुना 3 है ना, गुना 3, तो वो जो 3 है उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है, आर.एफ. काहन की डेफिनेशन है। आर.एफ. काहन क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इज ए रेशो ऑफ चेंज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट टू द प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया था कि इनिशियल या प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में जो चेंज होता है
उसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट में परिवर्तन होता है दैट इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। तो RF कहान ने इसकी डेफिनेशन दी थी, परिभाषा दी थी। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इज अ रेशो ऑफ, रेशो का मतलब अनुपात है, किस किस का, चेंज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट टू द प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। तो ये RF कहान की डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको ऊपर यहाँ भी हमने समझी है। सेकेंड डेफिनेशन JM केन्स की, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर tells us when there is an increment of an aggregate investment, कि जब इन्वेस्टमेंट में, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है, इनकम विल इंक्रीज बाय एन अमाउंट विच इज़ K टाइम्स द इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इनकम है हमारी वो मल्टीप्लायर टाइम्स इंक्रीज होती है, मल्टीप्लायर टाइम्स इंक्रीज होती है किससे, इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, जो कि केन्स ने डेफिनेशन दी थी। इसका मतलब है कि आय में वृद्धि होने से, इनकम में, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने से, निवेश में वृद्धि होने से आय में होने वाली वृद्धि को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जाना जाते हैं। आते हैं इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू K, K यहाँ पर मल्टीप्लायर है, जो K है वो यहाँ पर मल्टीप्लायर है, K मल्टीप्लायर, और डेल्टा I है हमारे पास इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन, मल्टीप्लायर को, निवेश में परिवर्तन को जितने भी हमारा जो भी मल्टीप्लायर की वैल्यू आती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास इंक्रीज इन या चेंज इन इनकम आता है। इनकम में जो परिवर्तन है, इनकम में परिवर्तन निवेश में परिवर्तन का मल्टीप्लायर टाइम्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्वेस्टमेंट में जो परिवर्तन है, इन्वेस्टमेंट हमारी है, इन्वेस्टमेंट में जो परिवर्तन है 100 करोड़ का है, और आय में परिवर्तन, उसके कारण आय 300 करोड़ बढ़ती है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 होगी। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 होगी कैसे, जो कि इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। 300 करोड़ इनकम में परिवर्तन हुआ है और 100 करोड़ हमारी आय में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 होगी। तो मल्टीप्लायर क्या है कि निवेश में वृद्धि होने से आय में जितने गुना वृद्धि होती है उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। अब हमारे पास नाउ देयर इज अ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिटरमिन्ड। अब हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का साइज़ कैसे डिटरमिन होता है, उसे हम कैसे निकालते हैं कि कितना हमारा मल्टीप्लायर होगा। दैट डिपेंड्स ऑन MPC, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में होने वाले परिवर्तन को MPC कहते हैं। व्हाट इज MPC, आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन को MPC कहते हैं। जब हमारी आय में परिवर्तन होता है तो उसके कारण उपभोग भी परिवर्तित होता है, तो वो परिवर्तन कितना है, दैट इज MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, जिसे कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। MPC से हम ये निकाल सकते हैं कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं Y इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, Y हमारे पास कुल आय और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है कुल वे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एंड वी नो Y इज इक्वल टू C प्लस I। हमें पता है Y क्या है, इनकम, C है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और I है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I ये है। और इसी इक्वेशन को, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को डेल्टा Y से भाग करने पर, जब डेल्टा Y से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y प्लस डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y। दिस विल बी कैंसल, तो हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y प्लस डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y। और ये वाली वैल्यू क्या है जो मैंने अभी आपको बताई थी, इट इज़ MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, तो
तो ये है हमारे पास डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो हम इसकी जगह यहाँ एम पी सी लिख सकते हैं, एम पी सी और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अगर इसको रिवर्स करते हैं तो 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मल्टीप्लायर। ये क्या है हमारे पास? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या है कि निवेश में वृद्धि होने से आय में होने वाली वृद्धि को हम मल्टीप्लायर कहते हैं के। तो के की जो वैल्यू है, मल्टीप्लायर की वैल्यू जो डिपेंड करती है हमारी एम पी सी पर, और ये वैल्यू हमारे पास है के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। अब एम पी सी क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है लेकिन नेगेटिव है, तो एम पी सी के ऊपर मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर एम पी सी ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी अधिक होगी, और अगर एम पी सी कम होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। तो ये हमारे पास है इन दोनों के बीच में, मल्टीप्लायर और एम पी सी के बीच में सीधा संबंध है। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है कि इफ़ एम पी सी इज़ ग्रेटर, एम पी सी बढ़ती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी अधिक होगी, और अगर एम पी सी कम है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। तो इन दोनों के बीच में सीधा रिलेशन है। अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ एम पी सी और मल्टीप्लायर, कि अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगी। हमें पता है कि जो एम पी सी की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। एम पी सी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहती है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारी आय में परिवर्तन होने से या तो हम उसको उस बढ़ी हुई आय को सारा खर्च करते हैं तब एम पी सी 1 होगी, या फिर हम उससे कुछ भी खर्च नहीं करते तो वो हमारी होगी वैल्यू 0। तो ये हमारी उसके बराबर या इक्वल टू हो सकती है। एम पी सी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है। अब अगर एम पी सी की वैल्यू 0 है तब देखो मल्टीप्लायर क्या होगा, वी नो के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0। एम पी सी की वैल्यू पुट की है मैंने, एम पी सी हमने 0 लिया, तो आपके पास आएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर एम पी सी की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है कि निवेश में जितना परिवर्तन होता है आय में भी उतना ही परिवर्तन होगा। जितना निवेश में परिवर्तन होता है आय में भी उतना ही परिवर्तन होगा। और अगर मल्टीप्लायर एम पी सी की वैल्यू 0.2 है देन 1 अपॉन 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.8 एंड 1 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 1.25। अगर 0.2 है एम पी सी 0.2 होने का मतलब है 20%। इसका मतलब है कि अगर आय में 100 का चेंज होता है, 100 तो कंजम्पशन में जो परिवर्तन है हमारा वो 20 का होता है 0.2। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू 1.25, और अगर 0.5 है तो 1 अपॉन 0.5, 0.5 एक में से 0.5 लेस करेंगे 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। एंड इफ़ मल्टीप्लायर इज एम पी सी इज इक्वल टू 0.8 देन द वैल्यू इज 0.2 इज इक्वल टू 5। एंड इफ़ एम पी सी इज इक्वल टू 1 देन मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इट मीन्स देखो हमें यहाँ से पता चलता है कि जैसे जैसे एम पी सी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। और अगर आपकी एम पी सी 1 है तो जो मल्टीप्लायर है वो इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी टाइम हमारी इनकम में इंक्रीज़ होगा। तो ये है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एम पी सी एंड multiplier. If MPC increases then value of multiplier also increases. Now MPC consumption curve and multiplier. अब हम इसी रिलेशन को डायग्राम से भी देख सकते हैं, या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ MPC एंड मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम, इफ़ MPC इज इक्वल टू 1, कि अगर MPC 1 है, अगर MPC 1 है तो देखो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस MPC है मल्टीप्लायर, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी। तो मल्टीप्लायर जो होगा वो इनफाइनाइट होगा।
इट मीन्स कंजम्पशन और इनकम सेम रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारा ओ वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन लिया है, उपभोग, और ओ एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं इनकम। तो अगर जितना इनकम में इंक्रीज होता है उतना ही उपभोग में इंक्रीज होता है, इसका मतलब तो मल्टीप्लायर टाइम्स इनकम में इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट करने से, इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन करने से तो इन्फिनिटी टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज होगी इफ़ एम पी सी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है इफ़ एम पी सी इज इक्वल टू 0। इफ़ एम पी सी इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं होता, या उपभोग में जो परिवर्तन है वो 0 होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। आय में परिवर्तन होने से 0 अपॉन इनकम में फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का परिवर्तन हुआ तो 0, तो वहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी। k इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 मानी जाएगी, 1 होगी। तो इस दशा में हमारे पास जो कंजम्पशन, आपके पास कंजम्पशन कर्व है वो हमारे पास ये है। आय में परिवर्तन हुआ लेकिन उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है इसको हम अल्फा ऑटोनमस कंजम्पशन बोलते हैं। ये हमारा ऑटोनमस कंजम्पशन है कि आय में परिवर्तन होने पर भी उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो हमारे पास है, ये जो अल्फा है दैट इज़ ऑटोनमस कंजम्पशन। नेक्स्ट थर्ड है कि हम जानते हैं कि एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है, क्योंकि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम कुछ ना कुछ उसका पोर्शन ज़रूर खर्च करते हैं। इफ़ इनकम एमपीसी 0 और 1 के बीच में है देन ओ वाई एक्सिस पर कंजम्पशन, ओ एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लिखी है, ये हमारा इनकम कर्व है। 40 वाई है इनकम का कर्व। अब अगर कंजम्पशन, हमने 2 इसमें कर्व लिए हैं, एक सी जो थोड़ा सा फ्लैट है कंपैरेटिवली C1 जो है वो थोड़ा स्टीप है, वो थोड़ा ढाल वाला है, और जो सी वक्र है वो हमारा क्या है कि थोड़ा चपटा वक्र है, थोड़ी सी इसकी जो ढाल है वो थोड़ी चपटी है। अब इसका मतलब क्या है कि जो सी कर्व है उसका मतलब कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में भी परिवर्तन होता है, लेकिन C1 के कंपैरिजन में अधिक परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब जहाँ पर जो आपके पास चपटा सी जो ये वाला सी थोड़ा सा फ्लैट कर्व है, चपटा या फ्लैट जो सी कर्व है, उसमें जो एमपीसी है वो कम है, और कम एमपीसी के कारण मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। और जो C1 कर्व है वो थोड़ा सा स्टीप है, इसकी खड़ी ढाल है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर जो एमपीसी की वैल्यू है वो हाई एमपीसी होगी कंपैरेटिवली, तो उसके कारण जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो भी अधिक होगी। इन दोनों में कंपैरिजन है C और C1 का। तो ये आपके पास है कि अगर एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है तो ये देखना हमने कि कहाँ पर कितनी एमपीसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा मल्टीप्लायर डिपेंड करता है। तो ये है एमपीसी और रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर। नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मल्टीप्लायर। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? एमपीएस डेल्टा एस सेविंग अपॉन डेल्टा वाई है इंक्रीज इन इनकम, और डेल्टा एस है सेविंग। अब हमें पता है कि अगर हमारी इनकम में इंक्रीज होता है, इनकम में चेंज होता है, तो उसके कारण हमारी सेविंग भी चेंज होती है, चेंज इन सेविंग में भी चेंज होता है। एंड वी आल्सो नो दैट एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1। एमपीएस और एमपीसी का रिलेशन दोनों 1 के बराबर होते हैं। सो एमपीएस क्या है? 1 अपॉन एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी, एंड वी नो के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो इसको हम 1 अपॉन एमपीएस। इसका मतलब एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव, कि अगर एमपीएस अधिक होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब अगर लोग सेविंग्स अधिक करेंगे
तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, और अगर सेविंग कम की जाएगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू अधिक होगी। तो ये है इनका रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की क्या प्रोसेस है? तो हमें एज वी नो मल्टीप्लायर इज ए प्रोसेस। 3 इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन उपभोग, निवेश उपभोग, और एक आपके पास है इनकम जिसको हम बोल सकते हैं आय। ये 3 हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले निवेश में परिवर्तन होता है, डेल्टा आय निवेश में। निवेश के कारण जितना निवेश में परिवर्तन होता है उतनी ही लोगों की आय बढ़ जाती है। आय बढ़ने से हम क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं या डिमांड अधिक करते हैं। मार्केट में जाके हम वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड करते हैं। जिन वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड, और हमें पता है कि एक व्यक्ति का जो उपभोग है वो दूसरे व्यक्ति की इनकम हो जाती है। जितने का हमने कंजम्पशन किया उतने की हमारी इनकम बढ़ गई, और फिर अगेन इनकम बढ़ने से फिर हमारा कंजम्पशन बढ़ता है। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहती है। और जो हमने आय के बढ़ने से हमारा उपभोग बढ़ा, इट डिपेंड्स ऑन एमपीसी। ये एमपीसी पर निर्भर करता है कि हमारा उपभोग कितना बढ़ेगा और उसके कारण हमारी आय कितनी बढ़ेगी। इसे हम एक टेबल और डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट राउंड है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में हमने 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, और 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने से चेंज इन इनकम, साथ ही 200 करोड़ के हमने निवेश किया, 200 करोड़ का ही इनकम लोगों की बढ़ गई 200 करोड़ की। अब जो कंजम्पशन है वो किस बात पर निर्भर करता है कि एमपीसी कितनी है। अगर हमारी एमपीसी अब 0.5 है, एमपीसी 0.5 है, तो हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारा 100 इंक्रीज़ होगा, 100 और 100 ही हमारी सेविंग में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो 200 की इनकम बढ़ी ना, अगर 100 करोड़ रुपए लोगों ने खर्च कर लिए तो 100 करोड़ रुपए हमारे पास बच गए। नेक्स्ट, अब सेकंड राउंड में क्या होगा? जो ये लोग 100 करोड़ का कंजम्पशन हुआ है वही 100 करोड़ लोगों की इनकम बन जाएगी। ये जो 100 करोड़ का कंजम्पशन हुआ ना, नेक्स्ट सेकंड राउंड में 100 करोड़ लोगों की इनकम बन जाएगी। अब जब लोगों को 100 करोड़ इनकम मिली तो इसमें से वो 50 करोड़ खर्च करेंगे, 50 करोड़ बचा लेंगे। नेक्स्ट इन थर्ड राउंड, इन्वेस्टमेंट तो हमने देखो एक ही बार की है। थर्ड राउंड में इस 50 करोड़ की इनकम जो लोगों ने खर्च किए वो 50 करोड़ इनकम हो जाएगी, और उसमें से फिर 25 करोड़ रुपए कंजम्पशन किया जाएगा। इस 50 में से 25 करोड़ कंजम्पशन एंड 25 ही करोड़ बचा लिए जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ राउंड में 25 लोगों की इनकम बढ़ गई। अब इस 25 का हाफ, क्योंकि एमपीसी हमारी 12.5 है तो ये खर्च होगा, 12.5 ही हमारी वो हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी और कंजम्पशन में जो। नेक्स्ट फिफ्थ राउंड में जो हमारी आय परिवर्तन हुई वो 12.5 करोड़, और जो कंजम्पशन होगा वो 6.25 और 6.25। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी जो इनकम में परिवर्तन है वो टोटल, जब तक कि हमारा कंजम्पशन 0 नहीं हो जाता, कि जो बढ़ी हुई आय है। तो इनकम में जो परिवर्तन है वो 400 करोड़ का होगा टोटल जब हम करेंगे, और उपभोग में जो परिवर्तन है वो 200 करोड़ का, और जो सेविंग है वो भी 200 करोड़ की हमारी बढ़ेगी। तो ये इसी प्रोसेस को हम प्रोसेस इनकम जनरेशन भी बोलते हैं। इसी इनकम जनरेशन प्रोसेस भी हम इसे बोलते हैं, इसे हम इनकम जनरेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, इनकम जनरेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि इफ़ एमपीसी इज इक्वल टू 0.5, के की वैल्यू मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 आएगी। इट मीन्स अगर 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है तो आय में जो परिवर्तन है वो 400 करोड़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हमने डायग्राम से दिखाया है। ओ वाई एक्सिस पर हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर C+I, और ओ एक्स एक्सिस पर हम इनकम लिखते हैं। ये हमारा AS इसका मतलब इनकम है, हमारी इनकम AS, और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है AE, दैट इज C+I, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर C+I। और जो अगर अब हमारे पास इनिशियल इनकम है या इनिशियल इक्विलिब्रियम है E पॉइंट पर, और OY इनकम जनरेट होती है। अब अगर हम निवेश करते हैं, निवेश किया हमने
डेल्टा आई हमने निवेश में परिवर्तन किया, तो निवेश में परिवर्तन के कारण हमारा जो नया एक्सपेंडिचर कर्व है वो AE1 इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस डेल्टा आई हो जाएगा, और जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर आ जाएगा E1 पर, ये इनकम। लेकिन इसके बीच में प्रोसेस है, जैसे हमने ये टेबल में किया था ना, राउंड्स हैं कि एकदम से इनकम इंक्रीज़ नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ समय लगता है, टाइम लगता है। तो हमारी एकदम से इनकम जो इंक्रीज़ हुई, पहले इनकम तो 200 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 200 करोड़ की इनकम इंक्रीज़ होती है, फिर ये उसके बाद हमारा फिर आगे जितनी भी MPC है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंजम्पशन कितना इंक्रीज़ होगा, फिर उतनी इनकम, और इस प्रोसेस के साथ फिर हम लास्ट में इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचते हैं, जो कि आपकी टोटल जो इनकम है वो यहाँ पर इतनी इंक्रीज़ होती है डेल्टा वाई। इसका मतलब इतना इन्वेस्टमेंट करने से डेल्टा आई हमारी जो इनकम है उसमें y1 का इंक्रीज़ हुआ है। इट इज़ बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर के कारण है। और मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लायर जो डिपेंड करता है वो MPC पर करता है। MPC की वैल्यू हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0.5 ली, तो और अगर इन्वेस्टमेंट में 200 करोड़ का निवेश हुआ है, MPC 0.5 है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 होगी, तो इनकम में जो वृद्धि है वो 400 करोड़ होगी। इनकम में जो वृद्धि है वो 400 करोड़ की होगी, डबल वृद्धि होती है। तो ये हमारे पास था इसमें इसकी प्रोसेस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, दैट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। एक फॉरवर्ड एक्शन, फॉरवर्ड में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन होने से आय में परिवर्तन होता है, तो ये है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ये फॉरवर्ड एक्शन है, एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। और बैकवर्ड एक्शन क्या होगा कि जब आय में परिवर्तन निवेश में कमी होने से आय में कमी होती है। तो फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, यहाँ पर हमने एग्रीगेट कंजम्पशन लिखा, वही C प्लस आई, और यहाँ पर हम लिखते हैं इनकम। तो ये आपकी इनकम की रो है OY, ये है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये हमारा इनिशियल एम्प्लॉयमेंट, इनिशियल इक्विलिब्रियम है। तो अगर निवेश में वृद्धि करते हैं, निवेश में वृद्धि करने से हमारा बनता है AE1, दैट इज़ C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। तो जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो Y से Y1 हो जाता है। इट इज़ फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, जिसमें हमारी आय बढ़कर OY से Y1 हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर वो क्या है आपके पास, डेल्टा आई, अगर निवेश में कमी होती है तो उसके कारण आय में होने वाली कमी को बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर कहते हैं। देखो इसको हम कैसे दिखाते हैं। बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर में क्या है कि इन्वेस्टमेंट कम होगी, ये है आपके पास C प्लस आई, और अगर अब निवेश कम हो जाता है, निवेश पहले इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर है OE पर, और ये आपकी इनकम है, ये वही C प्लस आई लिखते हैं हम यहाँ पर, ये है। अब इनकम के कम होने से AE1 C प्लस आई माइनस डेल्टा आई, निवेश में कमी हुई है, तो उसके कारण हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो E1 पर आ जाएगा, इट मीन्स कम हो जाएगा इनकम। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ मल्टीप्लायर। ये जो हमने सारा किया ये मल्टीप्लायर का फर्स्ट पार्ट था। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मल्टीप्लायर का, जिसमें हम इसकी डायनेमिक प्रोसेस वगैरह करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो आप अभी फ़िलहाल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे पढ़ें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में इसको डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।